प्रसारक मंडल अणदूर संचलित जवाहर कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय हिंदी विभाग की ओर से ऑनलाइन हिंदी सप्ताह समारोह का उद्घाटन समारंभ संपन्न हुआ। आज का पहला वेंकटेश महाजन महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर विनोद वाइस, सदस्य के अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद वे हमने आने वाले का विषय है हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति। इस विषय पर विनोद कुमार जी अपने विचार प्रकट करने वाले हैं। विनोद कुमार जी का मैं महाविद्यालय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसी के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी विद्वजनों का जवाहर महाविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम सुस्वागतम। आज के प्रमुख व्याख्याता डॉक्टर विलासराव वाईच केदारे का मैं अल्प परिचय आपके सामने रखना चाहता हूँ। डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वाईच वेदांत साहेब प्राध्यापक हिंदी विभाग वेंकटेश महाजन महाविद्यालय उस्मानाबाद महाराष्ट्र वे शिक्षा के रूप में संस्कृत पुरोहित विद्यावान संस्कृति हिंदी संस्कृत नेट एमफिल पीएचडी पदवीला लोक शिक्षक व्यायाम शिक्षक दिल्ली आदि मानव ने प्राप्त किया। अध्यापकीय अनुभव कनिष्ठ महाविद्यालय स्नातक 22 वर्ष, स्नातकोत्तर 18 वर्ष, शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय कार्यकारी के 12 वर्ष, राष्ट्रीय सेवा समन्वय 3 वर्ष, शोध निर्देशक एवं मंत्री हिंदी अध्ययन मंडल बाबा साहब विद्यालय औरंगाबाद संपादन के रूप में विचार विमर्श विचारधारा का भारतीय साहित्य प्रभाव के अंतर्गत डॉक्टर देवीदास इंद्री गौरव ग्रंथ अनुवाद कार्य काफी संपन्न है। धर्म और विज्ञान, राजपूत संस्कृति, वर्तमान ब्राह्मण समस्या एवं समाधान, दलित बेहतर भूमिकाओं एवं आंदोलन को ऐसा परम पूजनीय डॉक्टर आदि में कार्य संपन्न हुआ है। पुरस्कार में बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद का उत्कृष्ट राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम अधिकारी, महाराष्ट्र शासन का उत्कृष्ट राष्ट्रीय योजना कार्यक्रम अधिकारी 32 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। 140 संगोष्ठियों में सहभाग लिया है। शिलालेख के रूप में 130 शिलालेख का आपने वाचन किया है और शिलालेख आपके प्रकाशित हुए हैं। किरण उद्देशीय सेवा संस्था महाराष्ट्र से मुक्ताई राष्ट्रीय हिंदी गौरव 14 सितंबर 2021 को प्राप्त हुआ। विनोद कुमार वेदारी उस्मानाबाद भाषा अनुसंधान की राष्ट्रपति एवं विकास में आपको योगदान देने हेतु किरण उद्देशीय सेवा संस्था राष्ट्रीय गौरव सम्मान से हिंदी दिवस पर आपको सम्मानित की है। हम आपके उज्जवल भविष्य की जो कामना है हार्दिक बधाइयां शुभकामनाएं प्रकार सम्मान आपको वर्षा शिक्षा विराट व्यक्तिमत्व अध्ययन और कार्य में रुचि में व्यक्तित्व है। जी का फिर एक बार मैं महाविद्यालय की ओर से अधिक स्वागत करता और आपको विनती करता हूँ कि हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति को अपना अनमोल विचार हम हमारे सामने रखें और हमारे छात्रों को अवगत करता है। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद जी। डॉक्टर बिराजदार जी, आपका बहुत धन्यवाद मेरा इतना विस्तृत परिचय कराने के लिए।
उतने काबिल मैं नहीं हूँ, ये मानता हूँ। मैं सर्वप्रथम अणदूर महाविद्यालय, अणदूर का जो जवाहर महाविद्यालय है, उसके प्राचार्य जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस प्रकार का अवसर दिया हुआ है कि मैं अपनी कुछ बातें आपके सम्मुख रख सकूँ। साथ ही साथ जवाहर महाविद्यालय के हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर मीना जाधव मैडम जी का मैं कृतज्ञता उनके प्रति प्रकट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस विषय पर पूछा था और ये इस प्रकार का अवसर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ संजय जी, मल्लीनाथ जी, क्या मेरी आवाज़ ठीक ठीक आ रही है आपको? आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो फिर बाकी सभी के अब माइक म्यूट कीजिए, क्योंकि अब मुझे जो बोलना है उसमें इको नहीं होना चाहिए। ठीक है? देखिए, जिस विषय का मैं सुतोवाच करने वाला हूँ, जिस विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूँ, वह विषय है भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा, अथवा आप ऐसा भी कह सकते हैं हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति। मैं सर्वप्रथम संविधान के 341वें अनुच्छेद की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान की 351वें अनुच्छेद या धारा में यह लिखा है कि भारतीय संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं, उसका विकास करें, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। मैं फिर से इस अनुच्छेद को दोहरा रहा हूं। भारतीय संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं, उसका विकास करें, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अब देखिए, संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 के दिन देवनागरी लिपि में आबद्ध हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और उसके विकास और प्रचार प्रसार को तरजीह इसलिए दी कि वह भारत की सामासिक संस्कृति का माध्यम बन सके। अब इसमें सामासिक संस्कृति यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं संस्कृति, सामासिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति, इन विषयों को संस्पर्श करते करते अपने विचार आपके सम्मुख प्रकट करने की कोशिश करूंगा। आशा है आप सभी श्रोतृगण इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे, जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, जब हम सामासिक संस्कृति की बात करते हैं, तो हमें कौन सी संस्कृति अपेक्षित है, इसको हम थोड़ा सा उर्दू के बहुत प्रसिद्ध कवि डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल के उस तरानाए हिंदी इस गजल की 2 पंक्तियों से आरंभ करेंगे। वे कहते हैं, मिस्र रोम यूना सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा। अब देखिए, डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल जिस बात की ओर संकेत करते हैं उसको थोड़ा सा समझ लें। वे कह रहे हैं
कि सदियों से इस मुल्क का दुश्मन जमाना रहा है, फिर भी जिस प्रकार की रोम की संस्कृति नष्ट हुई, जिस प्रकार से यूनान की या ग्रीस की संस्कृति नष्ट हुई, जिस प्रकार से इजिप्ट की संस्कृति नष्ट हुई, लेकिन भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं हुई, इसका एकमात्र कारण है कि भारतीय संस्कृति सामासिक संस्कृति है। भारतीय संस्कृति सबको समा लेने वाली संस्कृति है, यह समन्वय की संस्कृति है, यह सहजीवन की संस्कृति है। ध्यान रहे, भारतवर्ष एक काल में सोने की चिड़िया कहलाता था। विश्व में सबसे अधिक धन, सबसे अधिक गुरुकुल, सबसे अधिक ज्ञान, सबसे अधिक विज्ञान, सबसे बड़ा उपनिवेश, मतलब भारत के उपनिवेश सारे संसार में छाए हुए थे, लेकिन भारत ने कभी भी शोषण नहीं किया, भारत ने कभी भी दूसरे पर हमला नहीं किया, भारत ने कभी भी दूसरे का दोहन नहीं किया, क्योंकि हमारी संस्कृति समन्वय में विश्वास रखती है, सहजीवन में विश्वास रखती है। मैं एक और उदाहरण आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। जब स्वामी विवेकानंद जी सर्वधर्म परिषद शिकागो में अपना व्याख्यान दे रहे थे, तो भले ही उन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया हो, परंतु उन्होंने वहां भारतीय संस्कृति की विजय पताका गाड़ दी थी। उन्होंने हमारा विश्व के साथ संबंध जेंटलमैन और लेडीज का नहीं, अपितु भाई और बहन का स्थापित किया था, क्योंकि भारतीय संस्कृति ये मानती है कि हम सब उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। वेदों में कहा है अमृतस्य पुत्रः, हम तो अमृत के पुत्र हैं, हम तो परमात्मा के पुत्र हैं और हम सब भाई बहन हैं। हमने कभी भी संघर्ष को तरजीह नहीं दी है। स्वामी विवेकानंद ने उस अपने शिकागो के व्याख्यान में भारतीय संस्कृति का पक्ष रखते हुए 2 श्लोक वहां रखे थे। एक श्लोक था श्रीमद् भगवद गीता का, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्ते पार्थ सर्वशः। इसका अर्थ यह होता है कि जो मुझे जिस प्रकार से मेरी आराधना करता है, जिस प्रकार मेरी उपासना करता है, उसको मैं वैसा ही प्राप्त हो जाता हूं। अर्थात इसमें किसी एक पक्ष को, किसी एक ग्रंथ को, किसी एक ऋषि वचन को महत्व नहीं दिया है, अपितु उन्होंने कहा है जिसको जैसा मैं प्रतीत होता हूं वैसी मेरी उपासना करें, मैं उसको वैसा प्राप्त हो जाऊंगा। तुलसीदास ने भी इस प्रकार में कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। आगे चलकर उन्होंने एक अन्य श्लोक का वहां प्रतिपादन किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, वह था शिव महिम्न स्तोत्र का श्लोक था। उसका अर्थ यह होता है कि घर घर में जो प्रभु की उपासना करते हैं, जो ईश्वर की उपासना करते हैं, जो सुप्रीम पावर की उपासना करते हैं, वह एक नहीं है, वह अनेक प्रकार से उसकी उद्घोषणा की जा सकती है। तो यह शिव महिम्न स्तोत्र में आया है, श्रीमद् भगवद गीता का उल्लेख किया। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, वह यह है कि कहते हैं आत्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनोयेन गथा सपंथा। मतलब भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में, या भारतीय एक जिसको हम एक सहजीवन की संस्कृति कहें, उसमें यह कहा गया है कि तर्को ह्य प्रतिष्ठा, यहाँ तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। श्रुतियोर विभिन्नः, श्रुति भी अलग अलग बातें कहते हैं। नयको मुनि यस्य वचः प्रमाणम, ऐसा कोई एक ऋषि या एक मुनि नहीं है जिसके वाक्य को, जिसके वचन को हमने अंतिम सत्य माना है। तर्को ह्य प्रतिष्ठः श्रुतियोर विभिन्नः
नैको मुनि यस्य वचः प्रमाणम आत्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गता स पंथः। अर्थात तर्क जिसके कारण लड़ाई झगड़े होते हैं, उस तर्क की प्रतिष्ठा हमने कभी नहीं की। हमारे श्रुतियां जो अलग अलग विधान करती हैं, ऋग्वेद ज्ञान कांड की बात करते हैं, यजुर्वेद कर्म कांड की बात करते हैं, सामवेद उपासना कांड की बात करते हैं, और अथर्ववेद यह शिल्प वेद कहलाता है, वह विज्ञान कांड की उपासना का विधान करते हैं। मतलब अलग अलग हमारे में अनेकांतवाद है जैनियों की तरह। हम किसी एक ही चीज को अंतिम सत्य मान करके नहीं चलते, जैसा कि अन्य संस्कृतियों में, अन्य धर्म में होता है। तो हमारी यह जो सहजीवन की या समन्वय की भावना है, यह हमारी संस्कृति का प्राण तत्व है। हमारी संस्कृति में समन्वय को बहुत महत्व दिया है। जैसा कि हमारे यहाँ जो अलग अलग आध्यात्मिक प्रणालियां हैं, उन सबका समन्वय किया है। शैव की वैष्णव से, आलवारों की नायनमारों से, दक्षिण की उत्तर से, आर्यावर्त की द्रविड़ावर्त से, पूर्व की पश्चिम से, हमें यहाँ समन्वित रूप हमें देखने मिलता है। भारतीय संस्कृति में, जैसा कि हिंदी के प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद जी का मैं यहाँ उद्धरण देना चाहूंगा। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कामायनी में क्या सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कार्य किया है, तो वे ये किया है कि शैव नकुलिश पाशुपत दर्शन, जिसको प्रत्यभिज्ञा दर्शन कहा जाता है, जो आनंदवादी दर्शन है, उसका बौद्धों के दुखवादी दर्शन के साथ समन्वय करके एक नया दर्शन प्राप्त किया है, जिसको हम समरसता दर्शन कहते हैं, सामरस्य दर्शन करते हैं। लेकिन यह समरसता है क्या? दार्शनिक तौर पर अगर हम देखें तो प्रसाद जी बहुत सही सही शब्दों में कहते हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी न हो सकी मन की, एक दूसरे से मिल न सके, यह विडंबना है जीवन की। समरसता क्या है? समरस योगी कौन है? जिसका ज्ञान, जिसकी इच्छा और जिसका कर्म तीनों समान हो। मतलब वो कह रहा कुछ और है, कह रहा कुछ, कर रहा कुछ और है, इस इच्छा कुछ और है, ऐसा नहीं, बल्कि समरसता दर्शन जो है वो हमें स्वयं में पहले होना चाहिए। मतलब जैसे हमारी इच्छा होती है वैसे हमारे कर्म होने चाहिए, जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमारी बोली होनी चाहिए, वैसी हमारी भाषा होनी चाहिए। और भारतीय संस्कृति में यह सामरस्य है, और यही सामरस्य समन्वय की बात करता है। ध्यान रहे, भारतीय संस्कृति में अलग अलग दर्शन रहे। वह दर्शन किसी भी प्रकार का आस्तिकवादी दर्शन रहा, निरीश्वरवादी दर्शन रहा। आस्तिक दर्शनों में भी अलग अलग दर्शन रहे। पूर्व मीमांसा का दर्शन रहा, उसके उपरांत न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, और कृपया बीच में मत बोलें, अगर कोई प्रश्न है तो बाद में हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे चलता हूं कि यहां मीमांसा दर्शन रहा, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन। और वेदांत दर्शन के भी अद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, उसके उपरांत, कृपया आपस में बात न करें, डिस्टर्ब हो रहा है। तो वेदांत दर्शन के भी अद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, द्वैताद्वैतवादी, शुद्धाद्वैतवादी अनेक दार्शनिक व्याख्याएं हुई। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इन आस्तिक दर्शनों के साथ साथ हमने निरीश्वरवादी नास्तिक दर्शनों को भी स्वीकारा, जिनमें बौद्ध दर्शन है, जिनमें जैन दर्शन है, जिनमें चार्वाक दर्शन है। ये सब हमारी संस्कृति के समन्वय का प्रतिपादन करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ कि ये जो सारे दर्शन है अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन दूसरे की बात का खंडन नहीं करते। सह अस्तित्व है, विचारधाराओं का सह अस्तित्व है, ज्ञान का अस्तित्व है, कर्तव्य का सह अस्तित्व है।
और ये भारतीय संस्कृति की सामासिक संस्कृति है। ये जो समन्वय है ये दूसरे किसी भी देश में, दूसरी किसी संस्कृति में आपको नहीं मिलेगा। मैं आगे चल करके भाषाई विषय पर आने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। अन्य किसी भी देश ने अपनी आदिवासी परंपराओं को, भाषाओं को अपने संविधान में स्थान नहीं दिया, लेकिन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संस्कृत जैसी हमारी सांस्कृतिक धरोहर की भाषा, उर्दू जैसी समन्वय कारक भाषा, प्राचीन भाषा तमिल जैसी भाषा के साथ साथ हमने आदिवासी भाषा बोडो और संथाली को भी स्थान दिया है। तो यहाँ हमारा लोक भाषाओं और शास्त्र भाषाओं का भी समन्वय दिखाई देता है। जी सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बिराजदार सर जी, कोई कुछ सज्जन कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, अगर कोई शंका हो तो बाद में हम उसके लिए समय रख सकते हैं। बिराजदार सर जी, मुझे बताइए कि मुझे कितनी देर बोलना है, ये बताइए पहले, ताकि मैं अपने आप विषय को समेट सकूं। बिराजदार सर जी, ठीक है। तो देखिए कि मैं समन्वय की बात कर रहा था। इतना ही नहीं, हमने भारतीय दर्शनों में जो आस्तिक और नास्तिक दर्शन है उसका समन्वय किया, और बार बार हम ये कहते हैं कि लोक और शास्त्र का भी समन्वय है। लोक और शास्त्र का समन्वय है। मैं भाषाई तौर पर आपकी ओर एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, शायद उसका उत्तर मुझे मिले। भारत की जो सबसे बड़ी पहचान साहित्यिक रूप में है, कवि कुलगुरु कालिदास का जो अंतिम नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये किस भाषा में रचा गया है? तो अवश्यमेव सभी लोग उत्तर ये देंगे कि यह संस्कृत में रचा गया है, लेकिन यह असत्य है। असत्य इसलिए है कि अभिज्ञान शाकुंतलम इस संस्कृत के महान नाटक में कालिदास ने केवल संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया, अपितु उन्होंने संस्कृत के साथ साथ महाराष्ट्रीय प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत और मागधी प्राकृत का भी प्रयोग किया। अब मैं संस्कृत का पक्ष ले रहा हूं, इसका मतलब प्राकृतों का विरोध नहीं है। ध्यान रहे, लोक भाषाओं में जो कमी है वह शास्त्रीय भाषाओं पूरी करती हैं, और शास्त्रीय भाषाओं में जो कमी है उसे लोक भाषाएं पूर्ण करती हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लोक और शास्त्र का समन्वय हमने किया हुआ है। और मैंने अभी कहा कि भारतीय संविधान में जैसे परंपरागत अभिजात भाषाओं का समन्वय है, उसी प्रकार से लोक भाषाएं, आदिवासी भाषाओं का भी, संथाली और बोडो का भी समन्वय किया गया है। अब जो वाक्य मैंने आपके सम्मुख रखा था कि भारतीय संविधान में हिंदी का महत्व इसलिए है कि हिंदी के बोलने वालों की संख्या अत्यंत ज्यादा है। 80% से भी ज्यादा भारतीय लोग हिंदी पढ़ते हैं, बोलते हैं, दैनंदिन जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए मैं उस वाक्य को संविधान के अनुच्छेद 351 की ओर आपका फिर से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिससे मैंने अपने व्याख्यान का आरंभ किया था। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाए, प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति में का माध्यम बन सके, सक्षम माध्यम बन सके। अब मैं थोड़ा सा हिंदी की ओर आऊंगा, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता ये अपेक्षा करते हैं कि भारत की सामाजिक संस्कृति के को मुखर करने का माध्यम अगर हिंदी बने तो देखते हैं कि हम हिंदी क्या है। भारत की जो सामाजिक संस्कृति है, भारत की जो विश्व की प्रथम संस्कृति है, जिसे वेदों में सा प्रथमा संस्कृति विश्वबारा कहा है, और ध्यान रहे किसी भी संस्कृति को अगर मुखर करना है तो उसके लिए भाषा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाषा वह माध्यम होती है जिससे हम अपनी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसलिए अगर हम भारतीय संस्कृति को एक समाहित रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसके लिए इस समय
हिंदी से बड़ी कोई भाषा नहीं है, हिंदी से ज्यादा कोई समर्पक भाषा नहीं है। आइए अब हिंदी की ओर हम देखते हैं। हिंदी का निर्माण जो हुआ है वह वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृतें, प्रादेशिक प्राकृतें और फिर बाद में प्रादेशिक अपभ्रंश अर्थात शौरसेनी अपभ्रंश से निर्माण हुई है हिंदी भाषा। और ईसा के पहली सहस्त्राब्दी तक हिंदी भाषा के अलग अलग रूप निर्माण हो चुके थे। और आज जो हिंदी का हम परिप्रेक्ष्य देखते हैं तो उसमें हिंदी एक भाषा नहीं है, अपितु हिंदी एक भाषा परिवार है। ऐसा कहा जाता है कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी एक ऐसा भाषा परिवार है जिसमें हिंदी एक छत्र के नीचे अनेक बोलियां अपने साथ में लेकर के चलती हैं, जिसमें राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढानी इत्यादि बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी ये भाषाएं आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये भाषाएं आती हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी ये भाषाएं आती हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जौनसारी, नेपाली इत्यादि भाषाएं आती हैं। और हम अगर देखें हिंदी साहित्य के इतिहास को देखें तो इसमें दो शैलियां चलती रहीं, डिंगल पिंगल शैलियां। डिंगल शैली में युद्धजन्य वातावरण का चित्रण और पिंगल शैली में प्रेम भक्ति का चित्रण किया जाता था। तो हिंदी भाषा इस अपने सभी परिवार की छोटी छोटी भाषाओं और बोलियों के साथ चलते 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 आगे एक राष्ट्रभाषा बनी और आज विश्व भाषा वो बन चुकी है। विश्व में हिंदी के अनेक रूप मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान में हिंदी का उर्दू रूप मिलता है, दक्षिण भारत में दक्षिणी रूप मिलता है, संस्कृत तत्सम शब्दावली का भी एक संस्कृतोद्भव रूप हमें मिलता है। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी ने जिस भाषा को मिलीजुली भाषा बनाने की कोशिश की वो हिंदुस्तानी भी हिंदी का एक रूप है। भारत के बाहर जैसे मैंने अभी पाकिस्तान की बात की वहां उर्दू का रूप मिलता है। इतना ही नहीं, रूस से जो अलग अलग राष्ट्र इस्लामी राष्ट्र हुए, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब में भी हिंदी के ताजुज़बेकी इस रूप का स्वरूप मिलता है। इतना ही नहीं, रोमानिया जैसे देश में रोमी हिंदी हमें मिलती है जो यहाँ के लोग बाहर जाकर के रहे। इतना ही नहीं, हिंदी को वे सभी लोग अपने साथ ले गए जो प्रवासी भारतीय हैं, चाहे वो मॉरिशस ले गए, चाहे वे फिजी ले गए, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका लेकर गए, चाहे वो गयाना गए, फ्रेंच गयाना गए, वेस्ट इंडीज के द्वीपों में गए। तो ये हिंदी का एक बृहत्तर रूप हमारे सामने आ रहा है और आज विश्व की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा परिवार जो है वह हिंदी का परिवार है। ये हमारे लिए गर्व और स्वाभिमान की बात है। आगे चलकर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या हिंदी भाषा में ये जो हमारी सामासिक संस्कृति को समाहित करने वाले तत्व हैं, तो हैं, जरूर हैं। अब देखिए, अगर हिंदी का हम इतिहास देखें तो जब जो हिंदी के पहले लेखकों में आते हैं गोरक्षनाथ जी, वे संस्कृत में लिखते थे। उनका गोरक्षवाणी संस्कृत में ग्रंथ है, गोरक्ष शतकम संस्कृत में है, लेकिन गोरखबानी हिंदी में है। अमीर खुसरो जो फारसी में लिखा करते थे लेकिन उन्होंने भी हिंदी में लिखा हुआ है, जो खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। इतना ही नहीं, चंद बरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, उन्होंने हिंदी के प्रारंभिक रूप के साथ साथ उस समय उत्तर भारत में जितनी भी बोलियां चलती थी उन सब का भी समन्वय किया हुआ है। आगे चलकर के हम भक्ति साहित्य में देखते हैं तो भक्ति काल के साहित्य में इस पर हमारी बहन डॉक्टर अनघा तोड़करी जी अलग से वो विषय रखने वाली हैं, परंतु उसका मैं सुतोवाच यहाँ इसलिए करना चाहता हूँ कि हिंदी में जो भक्ति साहित्य लिखा गया, जो
हिंदी का स्वर्ण युग माना जाता है, उसमें भी समन्वय है। उसमें समन्वय केवल विचारधाराओं का नहीं, उसमें समन्वय केवल दार्शनिक मान्यताओं का नहीं, अपितु भाषाई समन्वय भी है। संत कबीर की सभी दोहों में, चाहे उनके साखियों में हो, चाहे पदों में हो, जिसको उन्होंने अलग नाम दिया हुआ है, शब्द रूप के नाम दिया है, उनकी रमैनियां जो है, उन सब में समन्वय, भाषाई समन्वय किया है। वो एक पंचमेल खिचड़ी के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। साथ ही साथ कबीर ने केवल भाषा का समन्वय नहीं किया, उन्होंने सिद्धों के विचारों का समन्वय किया है, नाथों के योग का समन्वय किया हुआ है, सूफियों के भी तसव्वुफ का समन्वय किया हुआ है। आगे चल करके संत कबीर के साथ साथ जितने भी अलग अलग संत काव्य कवि हुए, जो जिनको हम ज्ञानाश्रयी कवि कहते हैं, उन्होंने भी समन्वय किया हुआ है। संत रैदास ने समन्वय किया हुआ है, संत मलुकदास ने समन्वय किया है, दादू दयाल ने समन्वय किया हुआ है। और ये समन्वय निर्गुण और सगुण का समन्वय है। वही तुलसीदास में भी दिखाई पड़ता है। तुलसीदास तो मूलतः निर्गुण के उपासक हैं। वे कहते हैं, देखिए रामचरितमानस के पहले ही कांड में अपनी बात समझाते हुए कहते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है, समन्वय करो। इतना ही नहीं, शिव और विष्णु में भी समन्वय करते हैं। तुलसीदास ये कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नरमोही सपने ही नहीं भावा। ये समन्वय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल बार बार ये कहते हैं कि तुलसीदास ने समन्वय किया है, और ये समन्वय हमें दिखाई देता है। इतना ही नहीं, आगे चल करके अगर हम देखें, प्रेमाश्रयी काव्यधारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में हम मलिक मोहम्मद जायसी को देखते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने भी भारतीय योग साधना और सूफी तसव्वुफ का इस प्रकार से समन्वय किया है कि आप इनको एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते। वहां आत्मा, परमात्मा, माया इत्यादि का जो वर्णन किया है उन्होंने अपने पद्मावत के अंतिम पदों में, तो आपको वहां देखने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने भाषाई समन्वय किया है। उन्होंने अपनी सूफी विचारधारा के प्रचार के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया वो फारसी नहीं, अवधी थी। लेकिन दुर्दैव से उन्होंने वो फारसी लिपि में लिखा, लेकिन जब पद्मावत का लिप्यंतरण देवनागरी में हुआ तब पता चला कि अवधी भाषा है। और इसका आगे चल करके उपयोग, जिस अवधी भाषा में पहले कबीर दास ने रमैनियां लिखी, उसी अवधि में सारा का सारा प्रेमाश्रयी सूफी काव्य मिलता है। और उसी में आगे चल करके संत तुलसीदास, हमारे गोस्वामी तुलसीदास, उसका समन्वय करके उसमें रामचरितमानस लिखते हैं, वही दोहा और चौपाई वाली पद्धति के माध्यम से। तो ये समन्वय की संस्कृति है। और हिंदी के जितने भी रूप हैं, हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं, चाहे वो संस्कृत निष्ठ हिंदी हो, चाहे दक्षिणी हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे या फिर अवधी जो हो, चाहे ब्रजभाषा हो, इन सब में, या खड़ी बोली हो, इन सब में भारत की सामासिक संस्कृति का समन्वय करने की ताकत है। और ये हिंदी भाषा की विशेषता है। इतना ही नहीं, हम आगे चलकर यह कह सकते हैं कि हिंदी भाषा अपने आप में एक ऐसी भाषा है जो केवल भारतीय विचारधाराओं में जो अलग अलग दर्शन हैं, जो अलग अलग मान्यताएं हैं, केवल उन्हीं का समन्वय नहीं करती, अपितु संपूर्ण विश्व में जितने भी धाराएं हैं उनका भी समन्वय करती हैं। हमारे हॉलैंड के एक मित्र हैं सुरेश शुक्ला जी, उन्होंने एक बार कहा है कि जो आदिवासी भाषाएं यूरोप में हैं, उन यूरोप की आदिवासी भाषाओं को भी अगर हम लिपिबद्ध करने का प्रयास करें तो हिंदी में, देवनागरी में कर सकते हैं। बहुत इसके पीछे विज्ञान छिपा हुआ है। ध्यान रहे, भारतीय संस्कृति भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही अभिव्यक्त होती है। और ध्यान रखिए, मैं बार बार ये कहूंगा आपसे
कि भारत में जितने भी व्रत वैकल्प हैं, जितने भी तीज त्योहार हैं, जितने भी उत्सव हैं, उन सब में जो अभिव्यक्तियां होती हैं वो अभिव्यक्तियां हिंदी में बहुत अच्छी तरह से हो सकती हैं। हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा उत्तर भारत में जन्म लेता है तो उसके लिए अलग से गीत हैं, विवाह के समय में अलग से गीत हैं, जनेऊ के समय अलग से गीत हैं। आप जानते हैं संत तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास ने राम के जनेऊ के ले करके राम लला नचहु नाम का अलग से काव्य लिखा हुआ है। हमारे यहाँ कोई अलग अलग पद्धति से अलग व्रत त्योहार होते हैं। हमारे जो जो महापुरुष हैं, जैसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र हैं, जैसे हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र हैं, जैसे हमारे महात्मा गौतम बुद्ध हैं, जैसे महावीर स्वामी हैं, इन सब के लिए उनके जन्म की, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उन सब के जन्म के अलग अलग पाळने जिसको हम मराठी में कहते हैं वो गाए जाते हैं। और हमारी संस्कृति के ये आदर्श क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने समन्वय किया। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी निषाद राज गुह के साथ एक ही गुरुकुल में पढ़ते हैं, शबरी के झूठे बेर खाते हैं एक आदिवासी के। महात्मा यानी जिनको हम योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, वो महात्मा विदुर के घर जाकर के उनकी खिचड़ी खाते हैं, वो ठुकराते हैं दुर्योधन का राजसी भोज। ये समन्वय है। इसका महत्व ये ध्यान रखिए कि हर संस्कृति में, हर धर्म में, हर समय में, हर देश में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन जहां हमारे अच्छे लोग हैं हम समन्वय की बात करते हैं और बुरे लोग तोड़ने की बात करते हैं। और समन्वय यानी जोड़ने की बात जो होती है वो संस्कृति करते हैं। हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है वो हमें जोड़ता है। हम अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग विचारधाराओं में, भले ही अलग अलग उपासना पद्धतियों में विभक्त हो, लेकिन हमको जोड़ने का काम करती है वो हमारी भारतीय संस्कृति है। संस्कृति के नाम पर हमने कभी भी कोई विध्वंस नहीं किया है। हमने अलग संस्कृतियों को स्वीकार लिया है। हमने जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में अलग अलग भाषाओं को स्वीकार किया है, हमें अगर हम इस समय हिंदी के रूप को देखें तो हमें ये पता नहीं चलता कि ये शब्द किस भाषा का है। जैसे चाकू जैसा शब्द है, अलमारी जैसा शब्द है, अनानस जैसा शब्द है, ये भारतीय शब्द नहीं, हमने स्वीकारे हुए शब्द हैं। और हमने फारसी शब्दों को स्वीकार लिया है, हमने अरबी शब्दों को स्वीकार लिया, हमने फ्रेंच शब्दों को स्वीकार किया है, हमने पुर्तगाली शब्दों का स्वीकार किया है, हमने अरबी शब्दों का स्वीकार किया है, हमने अंग्रेजी के शब्दों का स्वीकार किया है। और ध्यान रखिए, जो संस्कृति केवल देना जानती है वो कुछ कमा नहीं सकती। हमारी संस्कृति लेना जानती है। हमारे वेद भी कहते हैं आनुभद्रः क्रंतो विश्वतो दब्धासो अपरितासो उद्भिद, यानी विश्व की जितनी भी अच्छी चीजें हैं, जो कुछ भद्र बातें हैं, वो हम स्वीकार करते हैं। हमने किसी को लताड़ा नहीं है, हमने किसी को अस्वीकार नहीं किया, हमने किसी के साथ संघर्ष नहीं किया है, हमने किसी को मारा नहीं है, हमने सबको स्वीकार किया है। हमारे मध्य युग में जब भी कोई आक्रांता भी हमारे देश में आ जाते थे तो हमारे उस समय के राजा रजवाड़े हाथ में घी का कटोरा लेकर के उनका स्वागत किया करते थे। ये सच्चाई है और यही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सहिष्णुता भरा फल है कि हम अपनी संस्कृति में सहिष्णुता को स्वीकार लेते हैं, सह अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, किसी का विरोध नहीं करते, हम उसको अपनी विचारधारा का पूरक मान करके उसके साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति ही कहती है, हमारी संस्कृति ये कहती है कि खुद जियो और दूसरों को जीने दो। और हिंदी भाषा भी वही कर रही है। हिंदी भाषा भले ही हमारे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हो, भले ही हमारे संघ की राजभाषा हो, लेकिन संविधान की अनुसूची में जितनी भी भाषाएं 22 भाषाएं हैं उनके सह अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं। अगर हम हिंदी की बपौती को स्वीकार करते हैं, हिंदी की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं, तो हम तमिल भाषा की भी श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं, हम संस्कृत को भी स्वीकारते हैं, हम तेलुगु को भी स्वीकारते हैं, हम तमिल को भी स्वीकारते हैं, हम कन्नड़ को भी स्वीकारते हैं, हम असमिया को स्वीकारते हैं, हम उड़िया को स्वीकारते हैं, हम मराठी को स्वीकारते हैं, हम कोंकणी को स्वीकारते हैं, हम कश्मीरी को स्वीकारते हैं, हम लहंदा को स्वीकारते हैं, हम डोगरी को स्वीकारते हैं, हम बोडो को स्वीकारते हैं, हम संथाली को स्वीकारते हैं, क्योंकि ये हमारी उपजीव्य भाषाएं हैं। लेकिन तमिल जानने वाला लहंदा जानता हो ऐसा नहीं है,
कन्नड़ मलयालम जानने वाला कश्मीरी जानता हो ऐसा नहीं है, असमी जानने वाला कोंकणी जानता हो ऐसा नहीं है। तो इन सबके बीच में एक माध्यम सामासिक संस्कृति के आदान प्रदान के माध्यम के रूप में हम हिंदी को स्वीकारते हैं। और ये हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, मातृभाषा है, माउसी भाषा है और विश्व भाषा भी बनने का मादा रखती है। ये वो भाषा है। इस भाषा का समन्वय दक्षिण के साथ हुआ है। दक्षिण के केरल के आद्य शंकराचार्य का अद्वैतवाद हमारे कबीर कितने सही और कितने आसान शब्दों में प्रकट करते हैं। देखिए, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतरी पानी, डूबा कुंभ जल जल ही समा, फूटा कुंभ जल ही समाना, यह तत्व कहो ज्ञानी। इससे आसान अद्वैतवाद आपकी समझ में नहीं आएगा। मतलब इस कुंभ में जो आत्मा है और बाहर जो परमात्मा है, इस शरीर को नष्ट होने पर यह आत्मा परमात्मा में किस प्रकार से मिल घुल जाएगी, उसका मिश्रण हो जाएगा, यह इतनी आसान भाषा में हिंदी में ही प्रकट किया जा सकता है। उसके लिए आपको शंकराचार्य के द्वारा लिखित प्रस्थानत्रयी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने जो प्रस्थानत्रयी संस्कृत में लिखी, गीता, उपनिषद और वेदांत का प्रस्थानत्रयी भाष्य लिखा, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। एक दोहे में सब समा जाता है, क्योंकि दोहों की ताकत ही है ना, गागर में सागर भरने की ताकत जो हिंदी के दोहों में है। इतना ही नहीं, हम कबीर की बात के साथ तुलसीदास की भी बात करते हैं। तुलसीदास ने तो जो समन्वय किया है वो कितना बड़ा समन्वय देखिए। उन्होंने संस्कृत का लौकिक भाषाओं के साथ समन्वय किया, उन्होंने शिव का विष्णु के साथ समन्वय किया, उन्होंने राम का कृष्ण के साथ समन्वय किया, उन्होंने गीता में आए हुए श्लोक का कितना अच्छा अनुवाद किया है। यदा यदा ही धर्मस्य का अनुवाद किया उन्होंने। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, ये गीता के श्लोक का अनुवाद है। यानी ये आसानी से हम समझ सकते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि चाहे वो भक्ति साहित्य हो, चाहे वो रीति साहित्य हो, भूषण का जैसा, देखिए कितना बड़ा समन्वय कि भूषण जो छत्रसाल का मित्र था, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का भक्त बन जाता है और लिखता है, इंद्र जिमि जंब पर, वाड़वसु अंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राज है, पौन बारी बाह पर, शंभुर तिनाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है, दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर, कान्ह जिमि कंस पर, क्यों मिलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। ये समन्वय ही तो है। और इस समन्वय का मूल उद्देश्य है भारतीय संस्कृति, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी संस्कृति कहा, हिंदवी स्वराज कहा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी समन्वय किया हुआ है। उन्होंने फारसी शब्दों की जगह संस्कृत के शब्दों का उपयोग करके दरबारी समन्वय करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज जब बाजीराव ने उत्तर भारत में ले लिया तो उसकी भाषा भी, राजभाषा भी हिंदी थी। राजस्थान की अधिकांश रियासतों की राजभाषा हिंदी थी, बड़ौदा की राजभाषा हिंदी, कन्नौज की राजभाषा हिंदी, सिंधिया लोगों की, राजाओं की राजभाषा हिंदी। तो ये बहुत जरूरी है हमें कि जो हमारी प्राचीन काल की, मध्य काल की और इस काल की और आगे आने वाले काल की जो हमारी शाश्वत राजभाषा है, जो हमारी शाश्वत राष्ट्रभाषा है, उस हिंदी का समन्वय करना, उसका उद्धार करना, उसका प्रचार प्रसार करना, जो संविधान ने हमें आदेश दिया हुआ है 351वें अनुच्छेद के अंतर्गत, तो उसमें यह करना अत्यंत जरूरी है। कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन लगातार 1 घंटे से मैं बोलते जा रहा हूं। अब मैं अपने वाणी को विराम देने से पूर्व एक कविता आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। नीरज जी की कविता है। दे रहा आदमी का आवाज दर दर, तुम न जागोगे तो जमाना क्या कहेगा। जब खड़ा पतझड़ वसंत को नीलाम कर रहा है, फिर भी न तुम जगे तो जमाना क्या कहेगा। वक्त की तकदीर स्याही से नहीं लिखी जाती, कल में खून में डुबोने का जमाना आ गया है।
कर रहे हैं बदतमीजी, आज फिर भौरे चमन में साथियों आंधी उठाने का जमाना आ गया है। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और प्रश्न उत्तर शंका समाधान के लिए प्रस्तुत हूं। जिनको प्रश्नोत्तर करने हैं उनके लिए मैं समन्वयक, इस कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर बिराजदार जी से विनती करता हूं कि किसी को कोई शंका हो तो उस शंका के समाधान के लिए मैं प्रस्तुत हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी विद्वानों को विनती है कि किसी के पास कोई अगर प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। सर, जो प्रश्न पूछ रहे हैं अपने आप को अनम्यूट करें, वो म्यूट दिख रहे हैं। एक चेहरा मुझे दिख रहा था, कुछ बोलना चाहते थे लेकिन वो म्यूट थे। अनम्यूट कीजिए। बिराजदार सर जी, चैट बॉक्स में कोई प्रश्न आया है क्या? देखिए। चैट बॉक्स में तो कोई नाम नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, अगर संख्या थोड़ी कम लग रही है, हर्ज नहीं है। छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़े मौके मिल सकते हैं। हाँ सर, एक हाँ प्रश्न आला है सर। हाँ हाँ चैट बॉक्स में एक सवाल है। हाँ, ठीक है, पढ़कर बताइए मुझे। हाँ, 1 मिनट मैं पढ़ लेता हूँ। यस सर, यस प्लीज। सर, क्या आप लोए नए शोधार्थियों को बोलने का मौका नहीं देते हैं? अब ये आयोजकों के लिए है, मेरे लिए नहीं। हाँ, कोई और सवाल? किसी को कोई शंका हो तो अवश्य पूछें। जो अभी प्रश्न पूछा गया है ये आयोजकों के प्रति है। नए शोधार्थियों को हो सकता है वे आगे अपना मंतव्य रखने का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। और कोई है? हेलो जी। हाँ विराज सर, प्लीज कंटिन्यू। हेलो। हाँ जी, कहिए। हेलो। हाँ कहिए सर, सुनाई दे रहा है, कहिए। इस कार्यक्रम में गिल्डियाले जी ने एक प्रश्न पूछा था कि नए हाँ जो छात्र है उनको मौका देते हैं कि नहीं। सभी को मौका है। गिल्डियाल जी, आप अगर बोलना चाहती है तो आप बोल सकती है। योगी जी, आप प्रिया गिल्डियाल को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट ही है सर, उन्होंने खुद को अनम्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया है। आप कंटिन्यू करिए सर। गिल्ड जी, आप अनम्यूट करके सकते हैं। विनोद कौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई काफी प्रश्न सुंदर ढंग से आपने अपना मंतव्य प्रकट किया। जो और जीने दो भारत संस्कृति और हिंदी भाषा भी वही कहती है। यदा यदा इन विषयों का आपने उल्लेख किया, साहित्य, रीति साहित्य, भूषण, जल में कुंभ है, सागर में वगैरह, काफी सुंदर हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के संदर्भ में आपने अपना विचार प्रकट किया। इस कार्यक्रम में प्रिया प्रोफेसर संजय कुलकर्णी, प्रोफेसर डॉक्टर राजकर नाड़े, राजकुमार गौतम, डॉक्टर सूर्य भारती, डॉक्टर सूर्यकांत आगलावे, शेख निखत, सौ प्राध्यापक गढ़सिंह माधुरी मैडम, गौरी राठौड़, हरिदास, डॉक्टर हरिदानकर, राज वर्षे जी और संघ अभियंता
राकेश खराडी जी ने, दिलीप चौहान आदि बहुत अनमोल किया, इसलिए आपका सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और इसी के साथ यह कार्यक्रम समाप्त हुआ घोषित करता। जय हिंद, धन्यवाद जय एक बार नारी। सभी का धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।